सावित्री देवी के बेटे प्रियांशु की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसको अब ऐसा लगने लगा कि उसका बेटा उसके हाथों से निकल गया है और वो समझ गई थी कि अब उसका बेटा अपनी बीवी की भाषा बोलने लगा है। अक्सर उसकी पत्नी जब भी उसे पुकारती, वो घोड़े की तरह फट से भागता हुआ उसके पास चला जाता और इस बात को परखने के लिए वो अपने बेटे से बोलती है, प्रियांशु बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मासी के घर जा रही हूँ, तो अंजलि बहू पीछे से घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल तो लेगी। माँ, मैं अंजलि से इस बारे में पूछकर बता दूंगा। प्रियांशु कुछ देर बाद ऑफिस चला जाता है और शाम को सावित्री देवी अपनी बहू के कमरे में जाती है। बहू, तुझे प्रियांशु ने कुछ बताया क्या जो मैंने उससे कहा था? हाँ माँ जी, उन्होंने बताया था कि आप मासी सास के घर जा रहे हो और मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तूने? माँ जी, अब मैं क्या ही बोलूं, वही आकर आपको बता देंगे। कुछ देर बाद प्रियांशु घर आता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है और उससे कहता है, माँ, वो घर तो संभाल लेगी, लेकिन उसके लिए आपको उसे इस घर की चाबियां भी देनी होंगी। क्या? इस घर की चाबियां? वो क्यों? ऐसा कहा तेरी बीवी ने और तू उसे कुछ बोल भी नहीं सका। कैसे उसकी बात सुनकर माँ के पास घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ झट से पहुंच गया? अरे, तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? अब मुझे क्यों डांटती हो माँ? जो उसने कहा मैंने आपको बता दिया। दरअसल प्रियांशु बड़ा ही सीधा था और अंजलि थोड़ी चालाक थी। प्रियांशु अंजलि से बड़ा प्यार करता था, इसलिए वो जो भी कहती वो फट से मान भी जाता। और यही सब देखने के लिए सावित्री देवी ने ये सब नाटक किया था। वो तो बस ये देखना चाहती थी कि वो जो सोच रही है क्या वो सच है। उसका बेटा सचमुच में अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। उसकी लगाम क्या सचमुच अंजलि के हाथों में चली गई है? ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। एक रोज सावित्री देवी प्रियांशु से कहती है, बेटा, तू ऑफिस जा रहा है, जरा कुछ पैसे तो देता जा, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ, अभी लाया। प्रियांशु पैसे निकालने अलमारी की ओर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे क्या कर रहे हो जी, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी जोड़ कर रखना है। माँ जी को बस ये 200 रुपए दे दो और बोल दो और पैसे नहीं है। ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। प्रियांशु अपनी माँ को 200 रुपए ही देता है। ये देख बेचारी सावित्री बड़ी दुखी हो जाती है और अपने पास रखे कुछ पैसे लेकर अपनी दवाई लेने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। जैसे जैसे अंजलि की शादी को कुछ दिन हो गए तो अब वो प्रियांशु से छुट्टी वाले दिन घर के काम भी लेने लगी। जानू, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो ना। हाँ डार्लिंग, अभी बना कर लाया। प्रियांशु झट से रसोई में जाता है और उसके लिए कॉफी बना कर ले आता है। ये लो डार्लिंग, गरम गरम कॉफी पियो। ओह डार्लिंग, थैंक यू। अच्छा सुनो ना, आज का लंच मुझसे नहीं बनेगा, तो तुम अपनी माँ को जाकर बोलो कि कल रात के दाल चावल पड़े हैं, गरम कर लेंगी अपने लिए। और सुनो, हम दोनों के लिए तुम बाहर से चना चाट ले आओ। पता है ना बंसी की यहाँ की चना चाट कितनी टेस्टी होती है। बस इतनी सी फरमाइश, मैं यूं गया और यूं आया डार्लिंग। बीवी का ऑर्डर मिलते ही प्रियांशु घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इधर सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी, मेरा बेटा तो सचमुच अपनी पत्नी का पालतू घोड़ा बन गया है, जो उसकी एक आवाज पर हिनहिनाता हुआ चल पड़ता है। इसकी लगाम अब पूरी तरह उसकी बीवी के हाथों में है। अब वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करता है। मैं तो कहती हूँ ऐसा करते करते कहीं वो एक दिन सचमुच का घोड़ा ही ना बन जाए। जब सावित्री देवी ने ये बात बोली तब उनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान थी। वो कहते हैं ना, जब सरस्वती जुबान पर होती है तो जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रियांशु के साथ। वो अपने कमरे में चुपके से अपनी पत्नी के साथ चना चाट के मजे ले रहा था, लेकिन तभी वो एकदम से इंसान से घोड़ा बन गया। अपने पति को घोड़ा बनते देख अंजलि जोर से चिल्लाई, आओ प्रियांशु, ये क्या हो गया, तुम घोड़ा कैसे बन गए? लेकिन प्रियांशु जैसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आती है। उसके सिवा उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। हाय राम, मेरा पति घोड़ा बन गया, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी एक घोड़े के साथ कैसे बिताऊंगी? माँ जी, माँ जी। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? हे राम, ये सफेद घोड़ा कमरे में कहाँ से आया और प्रियांशु वो कहाँ है? माँ जी, ये घोड़ा ही आपका बेटा प्रियांशु है। क्या? ये तो क्या कह रही है अंजलि? फिर वो अपनी सास को सब बताती है कि कैसे वो चना चाट खा रहे थे कि तभी वो अचानक से घोड़ा बन गया। हे भगवान, मैंने तो गुस्से में कहा था, तूने तो सचमुच ही मेरे बेटे को घोड़ा बना दिया। चल बहू, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं माँ जी, कहीं उन्होंने इसे अस्पताल में भेज दिया तो? अब दोनों सास बहू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। माँ जी कुछ करिए ना,
मुझे बहुत बुरा लगेगा जब लोग कहेंगे कि इसका पति एक घोड़ा है। हाँ हाँ चुप हो जा बहू, मुझे कौन सा अच्छा लगेगा जब लोग मुझे घोड़े की माँ बुलाएंगे। तभी उनके घर एक ऋषि आते हैं। अलक निरंजन, क्या हुआ पुत्री? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा देखो ना, मेरा पति अचानक घोड़ा बन गया है। ऋषि अपनी आंखें बंद करके देखते हैं तो उन्हें सारी कहानी समझ आ जाती है। तुम ही तो हर वक्त अपने पति को घोड़ा समझकर उससे काम करवाती थी और उसकी माँ के खिलाफ उसके कान भरती थी, और ये भी एक बेटे का फर्ज भूलकर अपनी बीवी के पीछे पीछे फिरता था। ये सब उसी की सजा है जो तुम्हें मिली है। सावित्री देवी, जब तुमने अपनी जुबान से इसके घोड़ा बनने की बात सोची थी, उस वक्त तुम्हारी जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान थी, जिस वजह से तुम्हारा कहा सच हो गया। और एक माँ ने ऐसा तुम बच्चों से दुखी होकर ही कहा था। अब जब तक तुम इससे माफी नहीं मांगोगे, ये इंसानी रूप में नहीं आएगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, अब हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। प्रियांशु पर मुझसे पहले आपका अधिकार है, वो मेरे पति बाद में, लेकिन आपका बेटा पहले है। फिर घोड़ा बने प्रियांशु की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भी अपने आगे के दोनों पैरों को हवा में उठाकर उससे माफी मांगता है। जिसके बाद सावित्री देवी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। बाबा अब जल्दी से मेरे बेटे को फिर से इंसानी रूप में ले आइए। ठीक है, तथास्तु। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर पंचामृत की बूंदें उसके ऊपर गिराई, जिससे प्रियांशु फिर से इंसानी रूप में आ गया। ये देख वो सब बहुत खुश हुए। प्रियांशु भी अपने किए की माफी मांगता है। अब वो दोनों हमेशा सावित्री देवी का आदर सम्मान करते हैं। साथ ही प्रियांशु अपनी माँ और पत्नी दोनों को बराबर सम्मान देता है। तो वहीं अंजलि ने भी अब घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और अच्छी बहू बनकर अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।